दोस्तों नमस्कार। चुनावी आगाज हो चुका है। हरियाणा के अंदर चुनाव के लिए जो नामांकन शुरू होने हैं लोकसभा चुनाव के लिए, उसके लिए अब आज के बाद केवल 5 दिन रह गए हैं। आज 24 तारीख है और 29 तारीख से नामांकन होने, यानी कि 5 दिन बीच में बाकी हैं। अब इस सबके बीच में कांग्रेस के कैंडिडेट कौन हो, इसको लेकर बहुत मंथन है। कांग्रेस के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, कांग्रेस की सूची देरी क्यों हो रही है, इस देरी का फायदा है, नुकसान है, इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह जी रिटायर्ड डीडीपीओ हैं और कांग्रेस को खासकर, वैसे तो राजनीतिक पकड़ बहुत इनकी बड़ी है, पर कांग्रेस को खासकर बहुत नज़दीक से जानते हैं, नज़दीक से देखते हैं और कांग्रेस की जो रणनीति है उस पर नज़दीक की नज़र रखते हैं। तो सुरजेवाला जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट को क्या देर हो गई है? देखिए, अभी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और इस बार चूंकि अनाउंसमेंट हुई और वो 7 फेजेस में चुनाव है जी, दूसरी जगह चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि देरी हो रही है। अदरवाइज तो हमेशा ही ये रहा है कि जब नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं तब जाकर के टिकट्स का फाइनलाइजेशन। हाँ, पहले होता रहा ऐसा, हमेशा पहले कैंडिडेट अनाउंस होते थे और हमेशा ही ऐसा नॉमिनेशन शुरू होते थे, फिर कैंडिडेट आते थे। हाँ, और आखिरी दिन तक भी आते थे। इवन आखिरी दिन तक भी वो होता था फाइनल। तो इस बार चूंकि अनाउंसमेंट पहले हो गई है और बहुत लंबा समय मिल गया है। पर एक फर्क है ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 कैंडिडेट दे दिए। हाँ, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी उनकी जो पार्टनर है, तो उसने उनका एक कैंडिडेट आना है, उन्होंने 1 महीने से ज्यादा हो गया दिए हुए, वो शुरू में दे दिया, इसलिए लगता है कांग्रेस को देर हो गई। हाँ, इसलिए लोग कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अधिकारी और, तो वो इस बात के लिए ये भी महसूस करते हैं भी इस बार बहुत लंबा चुनाव चलेगा और बड़ी लंबी खिंचाई हो जाएगी, तो उस हिसाब से वो रिलीफ भी फील करते हैं। वरना तो ये हो जाता कि भी चुनाव में सरगर्मियाँ जो है ना अभी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई बहुत पिछड़ जाएगी पार्टी। मतलब आप समझ रहे हो कि पास लाने के लिए चुनाव में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े लोगों को भी और कांग्रेसियों को भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे कांग्रेसी मेहनत करना भूल भी गए मुझे लगता है। ये तो हमेशा ये होता है कि जब सत्ता में कोई भी व्यक्ति वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से फिर उसको थोड़ा सा निष्क्रिय कह लो या आराम पसंद हो जाता है। तो सभी के लिए है। तो आपका मानना है कि अभी कोई देर नहीं हुई? नहीं, कोई विशेष देर नहीं है। इससे कोई नुकसान कांग्रेस को? कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। फायदा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, एक फायदा कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी बनी हुई है, कौन कैंडिडेट आएगा, कौन कैंडिडेट आ रहा है, कौन आ रहा है। नहीं है, ना कोई नुकसान भी नहीं ज़्यादा, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, ना ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान इस तरह कह सकते हैं कि दूसरों को ज़्यादा प्रचार करने का, लोगों से संपर्क करने का सब मिल गया है। वरना तो आजकल फरीदाबाद को ले लीजिएगा जी, यहाँ पे जो हमारे सांसद थे कृष्णपाल जी, वो लगातार संपर्क में रहे हैं और हर नेता आजकल संपर्क में तो रहता ही है। और चुनाव का तो ये है कि वो जो है पहले 31 दिन का था, अब 24 दिन का है। वो समय बहुत है और आजकल मीडिया और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा सुरजेवाला जी, बड़ी मजे की बात और निकली इसके बीच में सारी जो चल रही थी जी। एक, वैसे तो कांग्रेस ने तारीख पे तारीख दे के वो दामिनी फिल्म वाला है ना जो, वो वाला डायलॉग बना दिया। ठीक है, सन्नी देओल वाली फिल्म है जिसके अंदर वो कहते हैं जब सब मिली तो तारीख, तो यहाँ वर्करों को, कैंडिडेट्स को, सबको तारीख मिल रही है। जी जी। मजे वाली बात ये थी कि एक लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट पे केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर हैं, लिखा हुआ ऊपर कि कांग्रेस की तरफ से ये कैंडिडेट सूची, नो कैंडिडेट। बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये फेक सूची थी। क्या आधार हो सकता है उसका? ऐसा है, आजकल जो हमारा ये आईटी सेक्टर है वो इतना डेवलप हो चुका है, इस तरह की चीज़ तो तैयार करना कोई उनके सिग्नेचर से, ये तो बहुत आजकल छोटा सा बच्चा भी तैयार कर देता है। तो कोई क्यों तैयार करना चाहेगा? बहुत बार हो रहा है, आप देखते हो मैक्सिमम वीडियोस और इस तरह की फेक या इस तरह की भ्रम पैदा करने के लिए रोजाना ही आती रहती हैं खबरें। कितनी बार तो अमिताभ बच्चन जी के लिए होता रहा।
कितनी बार जो है ना दिलीप कुमार जी को वो करते रहे, और अब भी बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं बड़ी सनसनी पैदा करने के लिए, जी जी। और वो तो मतलब मान लें कि उसको लोग गंभीरता से ना लें, जैसे उदयवान जी ने कहा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि भाई हम उस पर कार्रवाई करेंगे जिसने लिस्ट जारी कर दी। कोई कार्रवाई की क्या आवश्यकता है, ये सब चल रहा है, सबको पता है। कोई गंभीरता से ना लें, कोई सब उससे सोशल क्या मीडिया की लंबा चौड़ा लोगों के आई और वो चली गई। लोगों के कयास है, अंदाजा है कि ऐसा होगा, पहले लोग छाप देते हैं और भेज देते हैं, ऐसी खबरें आ जाती हैं अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई- पहले चलता था होली पे आता था, बुरा ना मानो होली हाँ। है, अब वो रोज ही होली कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा कभी चलता कुछ भी है। कर ले, है ना, हाँ, बिल्कुल जो मन चाहे वो लिख के बिल्कुल डाल आता दिया। है। मुझे याद आ रहा है एक बार 1 अप्रैल के दिन, जी। तो मैं यही फरीदाबाद मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरे एक बहुत अच्छे वो थे हमारे अधिकारी, और वो कंप्यूटर सेवी बहुत ज़बरदस्त थे। तो मैं देखता था कि वो मास्टर थे इसके जी कंप्यूटर, जी वो जी। अपना सूटकेस ब्रीफ केस में सारा कुछ रखते थे, सारा सिस्टम। उन्होंने एक सूची तैयार की मेरे बैठे बैठे, ट्रांसफ़र लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट, जी। हाँ, हरियाणा के सीनियर अधिकारी, और उसमें चीफ सेक्रेटरी के नीचे उन्होंने पेस्ट भी कर दिए सिग्नेचर, और लिस्ट ऐसे के देखे आदमी की, हाँ वही कब बात, की बात है, कब की बात है? ये बातें हैं 2000 मतलब लगभग 2004 या 20 साल पहले लगभग। हाँ, तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव तब तो था नहीं। सोशल मीडिया नहीं था, बट ही वाज कंप्यूटर सेवी। वो Okay. इतने वो थे मास्टर हाँ। इस मामले में कि उन्होंने एकदम मतलब अप्रैल फूल बना दिया और सूची जारी कर दी। सूची जारी की, और लोगों को बड़ा ये लगा कि ये उन्होंने 1 अप्रैल को बनाया था, इन्होंने 20 अप्रैल को बना दिया अप्रैल फूल ला करके। ये चलिए, तो चलता रहता मतलब है। कांग्रेस ही अप्रैल फूल बन गया उसके अंदर थोड़ी देर के लिए। नहीं, कांग्रेस तो क्या अच्छा, है, अप्रैल आम फूल जनता को एक बात और है सर, कांग्रेस ही तो बने सो बने, नेशनल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो बन गया उसके अंदर अप्रैल नहीं, फूल। आम जनता तक उसको चला गया ना, वायरल जी, हुआ वो, जी, तो जी, आम जी। जनता तक हुआ। कुछ ने तो उसको सही भी माना, एनडीटीवी पे मैं देखता रहा, बहुत देर चलता रहा वो। नहीं कुछ ने उसको सही माना, क्योंकि उसमें जो उन्होंने दिया ना, हाँ, नाम तो अथेंटिक से थे उसमें लगभग। वो ऐसा मतलब वो दौड़ में है, वो सभी वो लोग दौड़ में है, जिनके और नाम थे वो सब दौड़ में है। हो सकता है इसमें से 90% ये सही भी सही भी आ आए, जाए, ठीक बात है बिल्कुल। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो एक तो सुरजेवाला जी की उस लिस्ट पे ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं अब, नहीं, नंबर उसमें 1। कुछ भी नहीं, दूसरा, आप कह रहे हो कि देर हुई नहीं कोई अभी, कोई विशेष कोई देर ऐसी नहीं दिक्कत नहीं है अभी अभी। चुनाव का बड़ा नॉमिनेशन में समय 5 है। दिन पड़े हैं अभी। नॉमिनेशन का टाइम है, और लोगों से संपर्क तो जैसा है हाँ, नेताओं का वो इस चलता वक्त, ही रहता तो है। अगर देखा जाए हम्म ये चुनाव बड़ा अजीब है इस बार का। हम्म प्रो गवर्नमेंट, एंड- मैं नाम ना लूँ, हम्म और एंटी गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट। की पॉलिसीज के खिलाफ ये चुनाव है। लोगों ने काफ़ी हद तक मन बना रखा है। जी जी जी। यूँ कहिए कि प्रो मोदी जी या एंटी मोदी जी जो है, मतलब सीधा है कि इधर या उधर, हाँ, अब बीच का कोई सौदा नहीं तो है बीच में इसलिए लोग डिसीजन लेते हुए कोई देर नहीं लगाते हैं कोई। जी 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 जी। अच्छा, सुरजेवाला जी, कितना मायने रखेंगे, आपने ये बात कह दी, मैं आगे कैंडिडेट्स पे आएंगे कौन कौन हो सकते हैं, जी। कितना मायने रखेंगे चेहरे चुनाव में? अभी आपने कहा कि मोदी सपोर्टर वर्सेस मोदी अब अगेंस्ट, दो ही तरह का है। तो इसमें चेहरे कितने मायने रखेंगे? देखो चेहरा, तो इसका मतलब क्या ये भी मान लें कि चेहरे कोई मायने रखेंगे नहीं या नहीं, रखेंगे? रखता है जी। वो कितने % रखता है वो अलग है। देखो, कैंडिडेट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक उम्मीदवार ऐसा आता है कि वो चुनाव को उठा देता है। अब जैसे जयप्रकाश है हमारे वहाँ हिसार में, जी, वो भले ही चुनाव का नतीजा कैसा रहे, लेकिन वो चुनाव को उठा देते हैं। चुनाव को उठा देते हैं। तो ये उम्मीदवार के ऊपर बड़ा निर्भर करता है कि वो चुनाव को कैसे ले जाते हैं। आपने हिसार का जिक्र कर दिया, तो कैंडिडेट्स की बात हिसार से शुरू कर लेते हैं। जी, तो हिसार में आपको क्या लग रहा है, कौन कौन जैसे ब्रिजेंद्र सिंह का नाम मुझे लगता है कि लगभग फाइनलाइज है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल इस वक्त लगभग तय है पार्टी की तरफ से। भाई, एक तो वो बीजेपी छोड़ के आए, नहीं, दूसरा वो एमपीशिप भाई, छोड़ के आए, यस, ये तो तीसरा कारण है ही। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के ये नजदीक तो कभी कारण रहे है हैं। ही, जी, सीटिंग जी। है, सीटिंग एमपी भी है, और भाई जो वीरेंद्र सिंह वहाँ उस इलाके के बड़े नेता हैं। बड़े नेता हैं, और उनका नाम है, और पहले भी वो खुद स्वयं भी रहे, और अब वो ब्रजेंद्र सिंह खुद वहाँ से सिटिंग एमपी हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और इसके अलावा
बहुत सी चीज़ों को अगर कंसिडर करें तो वो उनका ही जाके बात उनके ऊपर ही बनती है जाके। मतलब कितने नाम चल रहे हो, लगता है कि ब्रजेंद्र सिंह फाइनल हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? मैं तो बिल्कुल यही समझ रहा हूँ कि उनका ही होगा। बाकी भले ही जेपी में इलेक्शन उठाने की कुव्वत हो, वो सारी चीज़ें अच्छा हैं। जेपी का नाम कुछ कम भी हो गया मुझे लगता है पिछले कुछ 4-5 दिन में या 8-10 दिन में। लगभग ये पार्टी ने मान लिया, और जैसा कि बातें बाहर आ रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी जो थी कांग्रेस की, जिसमें भगत चरण दास उसके चेयरमैन थे, उन्होंने जो रिकमेंड की है, शुरू में तो ये हुआ कि पैनल में जो नाम थे, स्क्रीनिंग कमेटी ने जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको लगभग वो 2-2 नाम भी भेज दिए जी, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने फिर दोबारा भेजा। स्क्रीनिंग कमेटी को कहा। अच्छा ये पहली बार हुआ है कि हमें ये बीजेपी में होता है, छोटी टोली बड़ी टोली, ये टोली वो टोली, ये कांग्रेस में भी हुआ आपकी बार कि पहले वो सेंट्रल कमेटी यानी कि बड़ी टोली, फिर छोटी टोली बनाई एक, फिर उसके अंदर एक टोली और बनाई कि सलमान खुर्शीद, और उसके अंदर सब कमेटी बनाई। तो वो टोली कहते हैं, बीजेपी वाले यहाँ कमेटियां बन गई इनकी। जी जी जी। और कोई जब कोई इस तरह का डिस्प्यूट विवाद आ जाता है जी जी जी, तो उसके निपटाने के लिए कोई ना कोई जिम्मेवारी किसी ग्रुप बनाए जाते हैं, आप किसी कमेटी को या कुछ लोगों को वो जिम्मेवारी सौंपी जाती है उसको रिजॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात वो रही है। तो हिसार में हम लगता है ब्रजेंद्र सिंह, बिल्कुल इस वक्त ब्रजेंद्र सिंह का ही जो है उम्मीद है। बाकी सिरसा आपके अपनी लोकसभा सीट जी, तो सिरसा में क्या लग रहा है? सिरसा में कांग्रेस की तरफ से शैलजा जी, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तो हो चुके। नहीं बीजेपी का तो अशोक तंवर जी को, हम कांग्रेस की बात ही कर रहे हैं। कांग्रेस में शैलजा जी का नाम जैसा कि चल रहा है, और इलाके में भी लोगों की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कैंडिडेट होंगी भाई, वो कैंडिडेट होंगी, लोगों की इच्छा कुमारी है। शैलजा का बड़ा नाम है, कैंडिडेट होंगी जी। अगर जो हम सारी खबरों को सोच लें जो सोर्स से आ रही हैं जी, तो उसमें खुद शैलजा जी भी इंटरेस्टेड सिरसा के लिए हैं। जी एक भी अभी तक उनका राउंड नहीं हुआ सिरसा का, जी। वो क्या कारण है? ऐसा है कि सिरसा से जो दलबीर सिंह चुनाव लड़ते रहे, पिताजी उनके, जी जी हाँ, और वो बहुत बड़े नेता थे। इलाके में उनका सभी बिरादरी में, दलितों से अलग भी सभी नहीं, उनका पूरे इलाके में और पूरे समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी, और वो बड़े कद्दावर नेता भी थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 2-3 बार मंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे। तो उनके बाद शैलजा जी ने चुनाव लड़ा 2 बार वहाँ से, और वो कामयाब रही। जी जी। फिर किन्हीं कारणों से पार्टी के कुछ जो होते हैं इंटेलिजेंस जो भी, हाँ, उनकी वजह से उनको सिरसा छोड़ना पड़ा और उन्होंने अम्बाला अडॉप्ट किया। बेसिकली इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो सिरसा ही है, कर्म भूमि इनकी, हाँ वही मानी गई है, और इनका अपना क्षेत्र भी उसी में आ जाता है सारे का सारा। मुझे लगता है सिरसा ना जाने की जो तक जो नहीं गई है, रीजन ये भी हो शायद जो दिल्ली में चल रहा है टिकटों वाला, वो पूरे हरियाणा के बड़े नेता है, और ये तो है ही कि वो इन्वॉल्व है, और वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है। जी जी जी। पार्टी के सभी निर्णयों में और कार्य समिति की बैठकों में, हर बैठक में होती हैं, सीसी के शामिल होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बार देखा है कि बड़े नेता तो पहले बंसीलाल का हमने देखा है, 1972 का जो चुनाव था, जी जी, उन्होंने ये नॉमिनेशन उन्होंने जरूर फाइल किया था, हाँ, फिर नहीं गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपने चुनाव के लिए यहाँ नहीं आऊँगा। बहुत से नेता ऐसे हैं, बहुत से नेता रहे हैं, वो नहीं गए, लोगों ने ही उनका चुनाव लड़ा, और वो हमेशा हो रहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर शैलजा जी को लगता तो वो जरूर जाती, और जी, तो इस वजह से भी। तो सिरसा से आगे बढ़े तो रोहतक की लोकसभा सीट, जी, दीपेंद्र हुड्डा का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा प्रचार भी कर रहे हैं। वोट पूरे हरियाणा में एक रोहतक की सीट ऐसी है जहां पर कैंडिडेट वो डिक्लेयर तो नहीं हुआ, पर वो मैदान में है, चुनाव भी, वोट भी मांग रहा है, पंचायतें और वो डोर टू डोर सब कुछ चल रहा है। जी, तो एक तरफ ये दीपेंद्र हुड्डा फाइनल है, फिर बातें ये आती हैं कि राज्यसभा को लेकर के कुछ डिसीजन चेंज हो, तो क्या लगता है रोहतक के लिए, क्या लगता है आपको? रोहतक सीट जो है
चौधरी रणबीर सिंह 1952 में चुनाव पहला वहाँ से लड़ते हैं, बिल्कुल। 1957 में फिर वहीं से वो मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं। हम्म, और फिर उन्होंने पंजाब स्टेट की जो राजनीति है उसमें पदार्पण किया चौधरी साहब ने। लोकसभा से विधानसभा की राजनीति में आए। हाँ, और वो बताते हैं कि पंडित नेहरू जी से उनके बहुत गहरे संबंध थे, घनिष्ठ। जी जी। तो नेहरू जी के मशवरे पे उन्होंने स्टेट की राजनीति शुरू की थी। और फिर वो पंजाब में आईपीएम रहे, बिजली सिंचाई मंत्री। और फिर वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे जी। और उसके बाद उनके पुत्र जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से 91 में, और फिर 96 में, 99 में वही रोहतक लोकसभा सीट से मेंबर पार्लियामेंट बनते रहे, इवन 2004 में। 4 में बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने सीट छोड़ करके और दीपेंद्र हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद पे वो आए। बाद में उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ जी, से, दीपेंद्र भी 3 बार सांसद बन चुके। दीपेंद्र भी रहे। एक तो बार हार गए अगर जी। देखा जाए तो ये सीट मतलब एक लेगेसी जिसको कहें हम, जो रणबीर सिंह से शुरू होकर के और 3 पीढ़ियों का रिश्ता चल रहा तीसरी है। पीढ़ी तक 3 पीढ़ियों का रिश्ता चल रहा तो है। लोगों ने इनको मान सम्मान दिया उस इलाके ने हमेशा ही, और आज भी उनका है वर्चस्व वहाँ पे। तो इस वजह से चलता है उनका। और वो जो राज्यसभा वाला पेज लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि राज्यसभा हाँ, की एक वजह से- है कि भाई वो राज्यसभा के अभी सदस्य हैं और 2 साल उनका अभी एक बाकी है। तो ये पार्टी के अंदर होता है कि भाई दोबारा राज्यसभा का अगर चुनाव होता है तो सीट आएगी या नहीं आएगी। या नहीं आएगी, तो उसके लिए भी सोच चल रही है पार्टी की। पर फिर भी लगता है ऐसा कि जैसे दीपेंद्र ही फाइनल हो शायद। लगभग जी। उनका अनुभव, उनका दीपेंद्र का जो लोगों की तरफ से एक मांग, और हुड्डा साहब का खुद का भी ये निर्णय कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी दीपेंद्र ही फाइनल दीपेंद्र का ही जाता है। अगली सीट पे चले तो अम्बाला, जी वरुण मुलाना का नाम जी सबसे आगे है। जी जी। और मुझे लगता है वरुण मुलाना के नाम पे तो शायद कोई संशय है नहीं अब। लगभग, चूँकि ये मौलाना साहब के पुत्र हैं जी जी। और मौलाना जी का अच्छा वो रहा है, फूलचंद जी मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं। और जहाँ तक शैलजा जी का वो क्षेत्र माना जाता रहा है अभी तक, तो शैलजा जी का भी उनको समर्थन है। जी। तो सभी अब बीच में एक बार आता था कि वरुण मुलाना शैलजा गुट की बात भी पहले एक बार आती थी, अगर कांग्रेस की गुटबाजी वाली बात भी जी करें। जी जी और वरुण मुलाना जो है उनका, मुझे भी एक बार वो विधानसभा में मिले थे, जी तो उनका वो जो स्टाइल है काम करने का, बातचीत करने का, बोलने का, तो रिगार्ड भी सबका करते हैं। हाँ, नहीं वो उसी की वजह से अच्छा है, उनका सभी के साथ ठीक है, सबका समर्थन है। तो और कोई उस सीट पे ऐसा है नहीं, लगभग उनका तो हमारा लगभग तय है। तय है। अब अगली सीट पे अगर बात करें तो जहाँ एक पेज चल रहा है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से नाम राव दान सिंह का, कांग्रेस की तरफ जो किरण चौधरी और जो उनके साथ उनको जो सपोर्टिव हैं शैलजा जी और रणदीप जी, उनकी तरफ से नाम श्रुति का। जी कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये खबरें रेंगती रही, हवा में चलती रही सोशल मीडिया में, भाई कांग्रेस आला कमान चाहता है कि किरण चौधरी हो जाएं। तो क्या लगता है, राव दान सिंह या माँ बेटी में से कोई? देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का नाम दिया गया है इसको। जी 5 विधानसभा के क्षेत्र भिवानी जिले से आते हैं जी। और 4 आते हैं अहिरवाल के। अहिरवाल से, जी। महेंद्रगढ़ से। 3 भिवानी के, 2 चरखी दादरी के और वो 4 सारा भिवानी अहिरवाल के। क्षेत्र जी, माना जी, जाता बिल्कुल। है। अब चौधरी बंसी लाल जी का नाम हरियाणा में बहुत बड़ा नाम है। जो भिवानी का क्षेत्र है उसमें उनका प्रभाव को मतलब आंका जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाईकमान उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती कि भी बंसीलाल जी का नाम किसी तरह से पार्टी के उससे अलग हो जाए। तो एक तो ये कंसिडरेशन हमेशा रहेगी।
चौधरी बंसीलाल के परिवार चौधरी की। बंसीलाल की जो है परिवार को तरजीह जो मिल रही है, या उनको वो कांग्रेस उसको भुनाना चाहेगी, कोई मुख्य भी कारण पार्टी। यही, मुख्य कारण मुख्य यही। कारण ये है। और रहा श्रुति का कि 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। हाँ, अच्छा, इसी लोग ये वजह से- कहते हैं कि श्रुति ड्राइंग रूम की राजनीति करती है, पब्लिक की राजनीति उसकी है नहीं। देखिए श्रुति की खासकर, जो किरण की नहीं, किरण चौधरी की नहीं। जो किरण चौधरी जी की अपना जो स्टाइल है, जो वर्किंग है, वो निसंदेह वो जरा ज़्यादा एक्टिव है। मिसेस किरण, हाँ बिल्कुल, तो एक्टिव ज़्यादा है। श्रुति की बजाय जैसा कि होता है, अब अगर देखा जाए रोहतक में दीपेंद्र की बजाय अगर भूपेंद्र हुड्डा जी का ज़्यादा है तो भूपेंद्र हुड्डा जी को ज़्यादा जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो श्रुति से लोगों की जो पहली पसंद बने वो तो किरण चौधरी की ज़्यादा जाएगी। लेकिन वो जो चीज़ मैंने कहा ना कि बंसीलाल जी का जो नाम है उसको भुनाना या उसको जोड़े रखना वो कांग्रेस के दिमाग में है, और वो सभी के लिए होता ही है। अच्छा, राव दान सिंह के पीछे एक समीकरण ये है कि यदुवंशी राजनीति, अहिरवाल की राजनीति, 16 विधानसभा सीटें हैं, अगला विधानसभा चुनाव है दक्षिण हरियाणा की जी 16 सीटों पे भी फोकस है पूरा। जी जी अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुड़गांवा और भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद ये तीनों लिंक्ड अप हैं जी। अब गुड़गांव के लिए अगर हम 2 मिनट के लिए भिवानी को छोड़ के चलें, गुड़गांव देखें तो गुड़गांव में नाम राज बब्बर का चल रहा है और राज बब्बर के सामने नाम कैप्टन अजय यादव का। तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा प्रभावी है? अब भिवानी के बाद हम आ जाते हैं 2014 में गुड़गांव में हारे, कैप्टन अजय। 19 में कैप्टन अजय हारे और 2014 में भी कांग्रेस हारी वहाँ पर। जी उस चुनाव में कैप्टन अजय यादव कैंडिडेट शायद नहीं थे 2014 में इस वाली सीट से। मुझे लगता है कोई मोहम्मदन कैंडिडेट थे शायद, जो मुझे ध्यान आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि स्थानीय का, और जैसा आपने कहा कि अहीरवाल का, तो कैप्टन अजय का नाम चूँकि उस लिहाज से ज़्यादा वो करता है, सूट करता है। और इसके पीछे कुछ बातें और भी होती हैं कि स्पोर्ट जिसको कहते हैं बाहर से, लालू यादव जी का भी समझी उनके, हाँ उनके समधी हैं, तो उनका भी जो प्रभाव है, तो उसके नाते भी। और कैप्टन अजय जो है वो 6 बार तो खुद विधायक रहे हैं। बेटा भी विधायक है आजकल, बेटा विधायक है, इनके पिताजी रहे हैं और इनका उस इलाके में बड़ा पुराना नाम है। तो उसी तरीके से तो अगर स्थानीय बात करें तो कैप्टन अजय का ही वो चलता है। लेकिन आजकल का जैसा माहौल बन रहा है जो यूथ के अंदर, अब देखिए सनी देओल को वहाँ से पंजाब गुरदासपुर से वो बना दिया, एक बार वो गए नहीं और लोग पागल हो जाते हैं। तो आप जोड़ रहे हो कि यूथ के हिसाब से, मतलब जो हाँ, सेलिब्रिटी नहीं राजनीति है। है। और उससे पहले हमारे धर्मेंद्र जी ने बीकानेर से रहे, एक बार भी गए नहीं, और खुद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया धर्मेंद्र जी ने कि मैंने गलती की, मैं लोगों की आशाओं पे खरा नहीं उतरा। मुझे ऐसा लगता है सेलिब्रिटीज में अगर हैं तो विनोद खन्ना गुरदासपुर से जो लड़ते रहे वो एक्टिव रहे बस ना, वो भी कोई ज्यादा मंत्री रहे बस वो, और इलाके में क्या नो 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 कुछ जाते आते भी रहे चुनाव ऐसे कहते कुछ थे। नहीं। अच्छा, एक चीज और, अभी सेलिब्रिटी वाली बात आई, एक्टिव रहे तो हमारे शत्रुघ्न सिन्हा रहे, शत्रुघ्न सिन्हा मोस्ट एक्टिव है बस। वो तो, और राजेश खन्ना नहीं, राजेश खन्ना जी दिल्ली से रहे, वो भी थोड़े से एक्टिव थे ना ना कहाँ एक्टिव, 2-4 बार बस उनका, बस हाँ ज्यादा नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा का तो मुकाबला नहीं। अच्छा, सुनील दत्त जी थे, हाँ बस अगर एक चेहरा अगर कहा जाए सेलिब्रिटी, तो अगर आप सेलिब्रिटी से आके आप मानो कि मास नहीं, उनको तो ये भी हटा दो कि वो सेलिब्रिटी के नाते अगर वो आए, अदरवाइज वो एक नेता के रूप में स्वीकार्य थे। उनकी फिल्म भी आप देखो, जो उनकी फिल्म थी लास्ट वाली जो आई थी वो दहेज प्रथा को लेकर के, और बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, और एक मैसेज देने वाली फिल्म थी। नहीं, वो एक बतौर इंसान, अब वो जब भारत यात्रा पे निकले हुए थे, हमारे फरीदाबाद आके वो रुके, और जब रात को वो यहाँ पहुँचे थे तो मैंने उनसे मुलाकात की, तो देखा उनके पाँव में बुरी तरह छाले पड़े हुए थे, और वो मुंबई से अमृतसर तक उन्होंने जो सफर किया आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में,
तो उनसे जैसे बातचीत हुई, हम्म, और नरवाना चुनाव में भी वो 2 बार आए, हम्म, तो उनसे रूबरू बात करने का, मिलने का, हम्म, यहाँ तक कि उनको एक बार खाना भी मैंने खिलाया। जी, तो निहायत एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छी सोच के, और उस नेता में जो गुण होने चाहिए उनमें नेता वाले गुण भी थे। वो भी कह रहा हूँ, वो तो मास लीडर थे, वो जनता नेता बन गए थे। वो सेलिब्रिटी के अलावा उनमें जो था ना, वो नेता की क्वालिटी सारी थी। वापस आते हैं गुरुग्राम सेलिब्रिटी। अब जी। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं अगर सेलिब्रिटी लाना है तो फिर ऋतिक रोशन को लेके आ जाओ। हाँ, वो तो कहेंगे ही। अच्छा, एक चीज जरूर है, राज बब्बर के पीछे जो कांग्रेस का तर्क है, अच्छा मेरी किसी बड़े कांग्रेसी से बात हो रही थी, जी। वो बता रहे थे कि अब की बार कुछ कांग्रेस की सोच ऐसी है कि जहां पर अगर जाट कैंडिडेट है तो उनके बीजेपी का, उनके मुकाबले नॉन जाट दिया जाए। हाँ। अगर कहीं यादव है तो नॉन यादव दिया जाए। मतलब दूसरी कम्युनिटी का आप कुछ भी कहो, ये नेता कुछ भी कहें, आप मेरी बात से कितने सहमत हैं या नहीं मैं उसको नहीं कहूंगा, पर ये जरूर है कि कास्ट और रिलीजन जी। ये हमारी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, देखिए, देश, गांव के चुनाव से और देश के चुनाव तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसी सोच बनती जा रही थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने, दूसरे नेताओं ने कोशिश की कि ये जाति प्रथा को, और इसको कम किया जाए या बंद किया जाए इसको, और कुछ प्रयास भी हुए। लेकिन ये जो चुनावी माहौल जब आता था, जी जी, उस समय भी इस चीज़ को कंसीडर किया जाता था। बिल्कुल, आज भी देखा जाता है। आज तो तो बहुत ज़्यादा हो गया। आज तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी, ये उस वक्त भी देखा जाता था, और टिकटें और सीट्स बंटवारा, और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में स्थान, ये सारा कुछ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उस स्टेट में वो है तो दूसरे में उस क्या दौर में बनाया भी जाए। जब बिल्कुल भी कहने को कहते थे भी पंजाब में सिख ही हो, और सिख भी जाट सिख जट हो। सिखो जी, हरियाणा में भी एक चला के जी हरियाणा को अगर संभालना है तो जाट ही जाट संभाल ही हो। सकता है। जी जी, ये चलता रहा है। लेकिन 2014 के बाद तो यूं कहिए कि इसको एक से स्पट, जैसे कहते हैं ना, एकदम से पंख लग गए, और अब तो चुनाव का मुद्दा ही ये है। यही है। कोई नहीं देख रहा विकास को, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को, जी, कुछ नहीं। मैं तो सीधा सीधा कहूँ, अगर वोटिंग पैटर्न जो है वो सिर्फ कास्ट बेसिस है, रिलीजन और कास्ट, धर्म और जाति। जी जी जी, धर्म और जाति, इसके बिना कुछ नहीं। अच्छा, वोटर भी इतना इसमें बह गया है, नेताओं ने ऐसा रंग चढ़ा दिया है कि वोटर भी अब इस भंवर जाल से निकल नहीं पा रहा। वो भी इसमें असहाय होकर के और फंस गया है। जी जी। तो राज बब्बर के पक्ष में जो तर्क हैं वो ये हैं कि एक तो वो सेलिब्रिटी हो गए, दूसरा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पहले से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हाँ, यूपी के प्रदेश तीसरा अध्यक्ष उनके बारे में कहते हैं कि वो बाई कास्ट पंजाबी हैं, और उत्तर ये अपना गुड़गांव के अंदर काफ़ी, गुड़गांव रेवाड़ी में पंजाबियों का भी ठीक ठाक है वोटर। फोर्थ कहते हैं कि वो ओबीसी में भी आ गए, पंजाबीज में वो पंजाबी सुनारे कहे जा रहे हैं। ऐसा है कि उनको अभी तक लोगों ने इतनी गहराई में तो गए नहीं कोई। नहीं, ये बात चल रही है जो, नहीं, ये बातें कुछ जो जानकार हैं वही। हाँ। आम जनता को इन बातों से ना कोई लेना देना, ना जनता को पता, ना वो राज बब्बर को ये मानने के लिए तैयार वो कौन है, किस जाति से है। वो तो राज बब्बर को एक चेहरा देख रहे हैं, सिर्फ सेलिब्रिटी। जी जी जी, उन्होंने ना सनी देओल को देखा, ना हेमा जी को देखा, ना विनोद खन्ना को देखा। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि ये एक सेलिब्रिटी है, बस उसके पीछे वो। आपको क्या लगता है गुड़गांव में किसका दावा मजबूत रहा, राज बब्बर का या कैप्टन अजय यादव का? देखिए, अगर स्थानीय बात चलती है तो नो डाउट कैप्टन अजय यादव। और उन्होंने टिकट भी नहीं मांगी थी, और अप्लाई भी नहीं किया था, टिकट के लिए आवेदन भी नहीं किया था। और जैसा मैंने कहा ना कि आज का यूथ और जो प्रभावित है इस कल्चर से जुड़ा हुआ, और वो इस तरह की बात चलती है, तो राज बब्बर अपने आप को एक बहुत बड़ा नंबर 1 राज बब्बर, नंबर 2 कैप्टन अजय यादव, ये मान ले। हाँ, फिलहाल यही है। उसके पीछे थोड़ा सा ये भी है, राज बब्बर की जो इक्वेशन है, जो नज़दीकियाँ हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा जी से हैं। जी, तो वो भी उनको, वो राहुल गांधी के भी नज़दीक रहे हैं।
नहीं, वो तो कांग्रेस में सभी के हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे तो यूपी लेकिन के फिर तो भी नजदीक हो गए। अगर हुड्डा साहब से हैं ही है खासकर। तो हुड्डा साहब भी उनको इस बारे में सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल कि कर भाई रहे हैं। वो आए यहाँ पे। ये भी चलता ही है जी। राजनीति में सारा कुछ। अगर राज बब्बर होते हैं तो फिर क्या भिवानी रावदान सिंह, हाँ फिर हो सकता है, क्योंकि अहीर राजनीति, यदुवंशी बिल्कुल, राजनीति, बिल्कुल। अहीरवाल, दक्षिण हरियाणा सब कुछ ये देखते हुए। वही आ जाता है ना कि भाई किसी एक नेता का अगर सोच ये है कि मेरे एक के साथ दो आदमी फिट हो रहे हैं, तो ये एक प्लस एक। हाँ वो स्कीम तो चलती है ये नेताओं में भी। ये एक ऐसा फार्मूला है जो आप मतलब हुड्डा साहब का हो गया, इधर राज बब्बर हो गए, उधर दान ये सिंह एक हो ऐसा गए, फार्मूला है दोनों। जिससे कि एक के साथ एक फ्री। हाँ, दोनों उनके हाँ, सेट भी वो हो हो जाएंगे जाता है। और किरण का कांटा भी निकाल देंगे आराम से, वो किरण चौधरी का। मैं ये बात तो नहीं कहूँगा कि कांटे वाली बात तो रहती है ना हरियाणा की राजनीति में हमेशा। वो तो हमेशा रही है, बंसीलाल जी के टाइम पे रही है, भगवत दयाल जी के समय में रही है। इवन जब हरियाणा पंजाब जॉइंट थे, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री बने भीमसेन सच्चर, फिर भार्गव जी आए, फिर सच्चर साहब आए, फिर भार्गव जी आए, 2 बार 3 बार बने। और कैरों साहब के टाइम पे भी सरदार दरबारा सिंह का और कैरों का था। कांग्रेस का जब शुरुआत 1905 में ही हो गया था, नरम दल तो हर जगह है, हमेशा रहता है ये तो बीजेपी में क्या नहीं है, हर पार्टी में है। बीजेपी में अब मनोहर लाल जी के सताए हुए अनिल विज साहब और वो धनखड़ साहब और सब बेचारे आजकल, अनिल विज ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल असहाय हो गया हूँ। हाँ। मेरी ताकत छीन ली सारी, जी। मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। मतलब ये सब कुछ कहा है कल उन्होंने। रहता है राजनीति में, तो कांटे तो निकलते रहते हैं। ये तो होता ही रहता है, उगते भी रहते हैं, निकलते भी निकलते रहते हैं। आपके पलवल में ओम प्रकाश चौटाला साहब एक बार आए थे सीएम होते हुए, जैसे गाड़ी से उतरे तो एक नेता ने, उन्हीं की पार्टी के थे, हाँ। उनको जैसे सम्मान के स्वरूप उनको फूल भेंट किया। तो उनका ये कहना कि भाई आपके तो फूलों में भी कांटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कांटे भगवान साहब रावत जी के बारे में कहा था, मैं सीधा कह देता हूँ, किसी के आप नाम स्वर्गीय भगवान साहब रावत जी के लिए कह दिया। खैर तो ये वो सारी बातें सर खुली हुई है, हैं सबको पता है आज किसके बारे में कब क्या बात हुई थी। फिर भी हम अच्छा, हमारे हरियाणा के लोग पॉलिटिकल इतने अवेयर हैं। जी, वैसे कहते हैं कि बिहार का और पूरब का लोग मतदाता जागरूक है, पर हमारे हरियाणा के लोग खासकर पॉलिटिकली इतने अवेयर हैं, उनको सब पता होगा। ज्यादा है। आप कुछ कहोगे उससे पहले वो बोल देंगे, इसलिए मैंने बोल दिया कि भगवान देखिए, साहब रावत थे। हरियाणा के बारे में 2 चीजें हैं, एक तो दिल्ली के पास है और राजनीति में तो हरियाणा एक तरफ पूरा हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के नजदीक है तो सब कुछ नजर वही रखते हैं उन पर क्या कर रहे हैं वो नहीं, लोग। अगर देखा जाए ये परिवर्तन शुरू हुआ 1967 से। जी। 1967 में हरियाणा से ही इसकी शुरुआत हुई। और वो जो एक नाम दिया गया था, आया राम गया राम, वो यहीं से शुरू हुआ और अब पूरे देश में हो ही रहा है, पूरे देश में हो रहा है, चल रहा है। और इस चीज़ का बड़ा मौजूदा जो सत्ता दल है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये तो हरियाणा तो लीड करता ही है। तो सर पलवल की बात कर रहे थे, पलवल का लोकसभा है फरीदाबाद जी। 6 सीटें हमने कर ली, 7वीं फरीदाबाद। जी करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप 2 नाम चल रहे हैं। जी जी हाँ। तो मैंने जो कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये तीनों लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं आपस में। वो लिंक्ड उसी बेस पे आ गया ना, कास्ट फैक्टर। अगर वहाँ वो सीट उनको दे दी तो यहाँ फिर इनको दे, ये तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी है। अगर डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव में वो लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया IAS, तो नॉमिनी को जो नॉमिनेटेड है उसको दूसरी जगह बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में भी करते हैं सरकारें कि इतने उनके जाति के, इतने उनकी जाति के। और ये तो है ही लिंक इस बात का है कि अगर वहाँ जाट को, यहाँ नॉन जाट को, ये तो चलता ही है। तो क्या लगता है फरीदाबाद को क्या लेके चलें, क्या समझ के चलें? फरीदाबाद का जहाँ तक संबंध है, आपने ठीक फरमाया कि इस वक्त 2 ही नाम है, जो महेंद्र प्रताप जी और करण दलाल जी। दोनों नेता बड़े सम्मानित और हल्के इलाके में इनकी पैठ और सम्मान है दोनों का। जहाँ तक है, जो महेंद्र प्रताप जी फरीदाबाद में उनका निवास स्थान है और करण जी का जो है पलवल में वो क्षेत्र आ जाता है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, लेकिन
जैसा पार्टी का फैसला आएगा उसके मुताबिक तो कम नहीं आंका जा सकता दोनों को। महेंद्र प्रताप जी का बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा नाम है, उनकी शराफत के लोग वो मिसाल देते हैं और उनकी ईमानदारी की मिसाल देते हैं और वो एक बड़े सुलझे हुए नेता हैं। और उधर अगर देखा जाए तो करण दलाल बड़े एक संघर्षशील और बड़े बोल्ड नेता वाली छवि है। हाँ, दबंग नेता की छवि है। दबंग नेता है और वो जो 5 बार एमएलए करण सिंह दलाल रहे हैं और 5 मुझे लगता है 5 बारी महेंद्र प्रताप रहे हैं। महेंद्र प्रताप 1987 में रहे, 91 में रहे, महेंद्र प्रताप जी उनसे सीनियर है, वो बात ठीक है। 4 बार एमएलए रहे महेंद्र प्रताप जी। 87 का पहला चुनाव था उनका, हाँ 87 में रहे, फिर 91 में बने, बिल्कुल 96 और 2000 का चुनाव हार गए, 2005 में फिर जीत गए एक बार मेवला महाराजपुर से और 2009 बड़खल से जीत गए। जी 14 में महेंद्र प्रताप जी हार गए और 19 में उनका बेटा फिर लूज कर गया चुनाव को। कर गया। करण सिंह दलाल 5 बार के एमएलए, महेंद्र प्रताप 4 बार के चलिए एमएलए। इन बात के अलावा उन्होंने चुनाव लड़े हैं हाँ, और बिल्कुल। उन्होंने राजनीति जो शुरू की थी जो महेंद्र प्रताप जी ने, इनके पिताजी जो थे जो नेतराम चौधरी राम जी वो इस इलाके के बड़े गण्य मान्य नेहरू जी नेता के थे नजदीक थे वो। और उस वक्त जो ये गुड़गांव जिला था, नू गुड़गांव पलवल ये सारा, उस वक्त 4 नेता थे यहाँ पे कास्ट बेसिस पे। गुजरों में जो नेतराम, जाटों में जो सुमेर सिंह और ठाकुर में गुरदित्ता जी जो कुराली से थे और मेव में हमारे उनके पिताजी जो थे तैयब हुसैन के पिताजी, तैयब हुसैन के पिताजी वो नेता रहे हैं। जी जी जी। तो उस वक़्त से इनको जो है जो नेतराम जी के सपुत्र होने के नाते इनका मान सम्मान तो हमेशा से बना रहा। फिर उन्होंने जो राजनीति शुरू की थी वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन के तौर पे शुरू की थी और नीचे से, और इन्होंने इनका जीवन रहा है सारा पॉलिटिकल। उस नाते तो ये इनका सीनियरिटी का बहुत मतलब दोनों नेता बिल्कुल मुकाबले के, हाँ टक्कर के हैं दोनों। बिल्कुल। बस सिर्फ मुझे लगता है कास्ट फैक्टर रहेगा। अगर भिवानी दान सिंह होते हैं, राज बब्बर होते हैं तो फिर वो हाईकमान का देख करण रहा सिंह दलाल हो है कि सकते इस हैं, नहीं तो महेंद्र वक्त प्रताप। जो सुन रहे हैं जो देख रहे हैं हाईकमान में उसमें जो महेंद्र प्रताप जी का नाम भी, हालांकि इनका पैनल में नाम नहीं था, हाँ इन्होंने टिकट अप्लाई भी नहीं किया था, टिकट के लिए आवेदन भी अप्लाई नहीं किया इन्होंने, बल्कि ये था कि मेरा जो है अब जीवन का जो वानप्रस्थ आश्रम जिसको मेरी कहते कल हैं, मैंने कल उनसे मेरी बड़ी लंबी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो वानप्रस्थ शुरू हो चुका था। हाँ तो ये इस विचारधारा के हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इस वजह से इन्होंने चुनावी मुद्दों से और आज की राजनीति से वो, बल्कि सुना है कि वो कई बार कहते हैं मेरा मेल नहीं खाता। अच्छा, ओपिनियन देनी पड़ेगी हमें जी। नंबर 1 पे करण दलाल या नंबर 1 पे महेंद्र प्रताप? देखिए इस वक्त जो चल रहा है वहाँ जो वो महेंद्र प्रताप का नाम जी 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 का है, और अगर किसी वजह से होता है तो नो डाउट फिर करण दलाल जी हैं, उसके लिए वो तैयार हैं। दोनों तैयार हैं मुझे लग रहा है चुनाव के लिए। जैसा कि दोनों आपने तैयार क्रिकेट में देखा है हाँ कि जब बैट्समैन चलता है और उसके बाद दूसरा सेकंड पैड बांध के लगा तैयार के है और वो। बैट लिए वो तैयार है। वैसे दोनों ने पैड ही लगाए हुए हैं, अभी पिच पे कोई भी नहीं है। नहीं पिच तो अभी शुरू होनी है ना, पिच हाँ, तो पिच पे अभी मतलब आएगी। कोई आया नहीं अभी। नहीं पिच पे पिच नहीं पे आया। दोनों नेताओं में से कोई भी नहीं है। दोनों दोनों ने तैयार पैड हैं। लगा जैसे करके opening batsman होते और हैं। अपने हेलमेट लगा के तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल तैयार है। एक और फरीदाबाद बैठे, एक दिल्ली बैठे हैं अभी। जनता जो है ना वो तैयार है जी। जो भी आएगा उसी को। तो फरीदाबाद के लिए हम मान के चलें कि दोनों नाम टक्कर के हैं, बिल्कुल। महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल। कम नहीं आंका जा सकता, कम नहीं आंक सकते दोनों- किसी को भी। दोनों जो है वेट रहेगी जब तक टिकट आती है उसकी। हाँ सोनीपत लोकसभा, जी। तो सोनीपत लोकसभा में क्या लग रहा है आपको? सतपाल ब्रह्मचारी का नाम बड़ा तेजी से चला एकदम। सतपाल हुड्डा साहब लड़े थे पिछली बार चुनाव, हाँ जाट सीट है वैसे, हुड्डा हालांकि साहब ब्राह्मण भी बनते रहे हैं वहाँ पे एमपी। बने हैं लेकिन पहले कभी नहीं रहे। रमेश कौशिक बने 2 बार, अरविंद शर्मा बने, हाँ पंडित चिरंजीव लाल तो वहाँ पे हार गए थे चुनाव। पंडित चिरंजीव लाल करनाल से रहे हैं, नहीं, एक बार सोनीपत भी लड़ने गए थे एक बार। लड़ा है और वो उनकी रिहायश ही सोनीपत सोनीपत की है, बिल्कुल 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 जी।
उनका क्षेत्र सोनीपत था, लेकिन जैसे कि अभी ये चलता रहता है राजनीति में, करनाल सीट को ब्राह्मण सीट माना गया है। वहाँ से कई बार ब्राह्मण रहे, रामेश्वर शर्मा रहे, पंडित भगवत दयाल शर्मा रहे, जी जी, और फिर जो है अरविंद शर्मा रहे। तो उस लिहाज से उन्होंने, हालांकि बीच बीच में सरदार रघुवीर सिंह भी रहे, महेंद्र सिंह लाठर भी रहे वहाँ से, तो लेकिन फिर भी तो वो करनाल से ही लड़ते रहे थे। पंडित चिरंजीव लाल 4 बार वहाँ से वो सांसद रहे हैं। फिर उनके सुपुत्र कुलदीप ने भी चुनाव लड़ा। बिल्कुल। हाँ जी, तो उनका क्षेत्र फिर यही माना गया कि वो करनाल से है। जी जी। तो सोनीपत का जहाँ तक है, इस सीट पे तो जो लहरी सिंह, फिर उसके बाद मुख्तार सिंह मलिक, धर्मपाल मलिक, कृष्ण सिंह सांगवान, बहुत लोग रहे, सभी बनते रहे। अब ये जब अरविंद शर्मा पहली बार और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, और निर्दलीय नहीं, वो उससे थे एनसीपी से, ये जो थी ना हमारी ये महाराष्ट्र की जो पार्टी है, हाँ शरद पवार वाली पार्टी ना, नहीं जो महाराष्ट्र की वो है शिवसेना से थे, शिवसेना से उन्होंने चुनाव लड़ा था। खैर निर्दलीय ही माने जाएंगे। हरियाणा में उनकी तरफ से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो तब से वो उसके बाद रमेश कौशिक 2 बार बन गए। वैसे रमेश कौशिक को ठिकाने खूब लगाया बीजेपी ने। यूँ तो बीजेपी जो है जब वीडियो वायरल के नाम पर जो भी चला, जब लगाती है तो हमारे विपुल गोयल जी भी एक उसका उदाहरण है। जी जी, ये भी ठिकाने लगे हुए हैं। हाँ, जो तो पार्टी जिसको लगाती है। तो सतपाल ब्रह्मचारी या कोई और? सतपाल ब्रह्मचारी का नाम है, हुड्डा साहब की वो सीट मानी जाती है, क्योंकि उनका वहाँ प्रभाव भी है और वो वहाँ से चुनाव लड़ चुके। तो उनकी जो भी है सिफारिश, उसको नो डाउट मद्देनजर रखा जाएगा। सतपाल ब्रह्मचारी की सिफारिश, जो मेरी जानकारी है कि ये भी है जी कि सतपाल ब्रह्मचारी की सिफारिश जो है वो प्रियंका भी है। सतपाल ब्रह्मचारी देहरादून के पास उनका हरिद्वार में उधर आश्रम है। सतपाल ब्रह्मचारी के जो गुरु हैं जी, वो इंदिरा जी के गुरु थे जी, यानी कि फिर मान लिया जाए कि जो गुरु भाई बहन हो गए उस हिसाब से। हालांकि एज में तो बहुत फर्क हुआ, और उसके बाद भी फिर प्रियंका गांधी वाड्रा और बताते हैं गांधी परिवार का उस आश्रम में जाना आना आज भी होता है। हाँ नहीं होगा, जिस सतपाल ब्रह्मचारी जिस उससे आते हैं जी, मेयर भी रहे वहाँ के एक बार जी, वहाँ से चुनाव भी लड़ा, विधानसभा के लड़ा, मेयर तो रह चुके हैं, चुनाव शायद विधानसभा लूज कर गए थे यहाँ जी। तो बताते हैं कि ये सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं, उस परिवार का प्रोडक्ट भी है, केवल नॉट हुड्डा ओनली। हो सकता है लिंक। तो हुड्डा साहब को पता है कि पुरानी वाली कहावत है, अगर जो आला कमान चाह रहा तुम उसमें हाँ में हाँ मिला दो। बिल्कुल हो सकता है। तो बताते हैं सतपाल ब्रह्मचारी के लिए तो स्पेशल मीटिंग हुई सोनिया जी के रेजिडेंस पर, उसके अंदर तमाम नेता भी बैठे उसके अंदर जो हरियाणा से रिलेटेड है। इसलिए मुझे लगता है कि सतपाल ब्रह्मचारी, उनका नाम है इस वक्त आगे है और चल रहा है उनका नाम। और फिर हुड्डा ने उनको सपोर्ट कर दिया, उन्होंने भी कह दिया, सतपाल ने कह दिया कि मैं तो हुड्डा साहब के साथ हूँ। देखो हुड्डा साहब का प्रभाव है, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो हाँ निर्णय पार्टी नहीं लेगी। देखिए मेरा मत है कि हुड्डा साहब का प्रभाव तो पूरे हरियाणा में है। सोनीपत तो खैर बहुत बड़े नेता होने के नाते उनका है, लेकिन रोहतक जो अर्स्टवाइल पुराना रोहतक है जी जी जी, सोनीपत झज्जर, ये इलाका उनका अपना इलाका है। जैसे मैंने कहा रणबीर सिंह के समय से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक में ज़्यादा हो जाता है, सिरसा की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे प्रभाव उसी हिसाब से घटता बढ़ता है। तो सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी मान के चले, लगभग हमें लगता है वही तय होगा। अगर आपको कुछ लगता हो तो उनके अलावा? नहीं, अभी तक तो वही है नाम, और कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं आया उभर कर वहाँ पे। तो आखिरी लोकसभा 9वीं, क्योंकि 9 सीटें 10वीं तो पार्टनरशिप में जा चुकी कुरुक्षेत्र। करनाल मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं जी, पूरी नज़र रहेगी मुझे लगता है तमाम मीडिया की भी, पूरे स्टेट की भी। जी हाँ, मनोहर लाल अभी तक हाल तक मुख्यमंत्री थे, हाल तक थे, मोटरसाइकिल से उतार दिया उनको है, पर मोटरसाइकिल से उतार दिया उनको बेशक उतार दिया हो, लेकिन वो पीछे सीट पे मुझे लगता है कहीं उनको फरारी की चाबी देने की तैयारी हो मोटरसाइकिल की जगह, नहीं वो ऊपर ले जाना हो।
पीछे कई बार देखा ना, वो अनाड़ी कोई बैठता है तो वो आगे भले ही वो संभालता, लेकिन पीछे वाला उसको सपोर्ट करता है। हाँ, अभी बिल्कुल। तक तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, चलवा भी रहे हैं। मोटरसाइकिल से उतारा नहीं है, वो पीछे से मोटरसाइकिल को चला ही रहे हैं। ओके, पिछली सीट पे हैं अब भी। हाँ, पिछली सीट से चला रहे हैं इस वक्त वो। तो मनोहर लाल के मुकाबले कौन? फिलहाल वीरेंद्र राठौर का नाम है वहाँ पे। वीरेंद्र राठौर के साथ एक बात तो जरूर कहेंगे, जी 3 चुनाव विधानसभा के हार गए। जी, 3 विधानसभा के चुनाव जो हरा हुआ आदमी को, उसके लिए टिकट। ऐसा है कि इनके पिताजी भी वहाँ से वो होते थे, शिवराम वर्मा जी, जी। और वो जनसंघ के आदमी होते थे। बाद में वीरेंद्र राठौर जी का एक है कि उन्होंने दल बहुत बदले, शिवसेना में रहे, एनसीपी में चले गए, फिर इधर उधर। वो वीरेंद्र मराठा है कि वीरेंद्र राठौर है? वो वीरेंद्र मराठा। हाँ। आप वीरेंद्र राठौर कह रहे हो ना? वीरेंद्र राठौर। वीरेंद्र राठौर तो वो है जो असंध से चुनाव हारे और एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं। दोनों का नाम चला ना, वीरेंद्र मराठा भी चला और वीरेंद्र राठौर भी। हाँ, तो मैं वीरेंद्र मराठा की बात, अब वीरेंद्र मराठा की, ठीक है जी। हाँ, जो शिवराम वर्मा जो अभी तक, हाँ, शिवराम HCS अधिकारी थे, HCS 6 बार चुनाव हारे हैं वो भी। हाँ, टोटल 6 और चुनाव उन्होंने लड़े हैं। पार्टी बहुत इधर बहुत सारी पार्टियां बदली हैं, तो वो एनसीपी, ठहरे नहीं बीएसपी, कहीं, हाँ, उनमें बिल्कुल। ठहराव नहीं आया, इसलिए वो लाइन से आउट हो रहे थे। पर वोट उनका वैसे असर अच्छा बताते हैं, रोड मतदाताओं पर रोड उनका। जाति में उनका प्रभाव है करनाल में, फिर भी है बावजूद सारी बातों के। अब वीरेंद्र राठौर है, अभय सिंह चौटाला ने समर्थन देने का कहा हुआ उनको, हो सकता है, लेकिन वीरेंद्र राठौर भी इस वक्त वही एक उभर कर आते। पिछले दिनों एक नाम आया था हमारे जो संजय दत्त, वो तो वापस हो गया, संजय वो ने मना वापस कर हो दिया। चाणक्य पंडित का नाम चला, कुलदीप शर्मा के बेटे का। चाणक्य पंडित वहाँ पे किसी तरह से मैं नहीं समझता कि वो मुकाबला कर पाए। अच्छा, मेरी जानकारी ये थी, मुझे किसी ने बताया, कांग्रेस के बड़े नेता बता रहे थे कि हुड्डा साहब ने कहा कुलदीप शर्मा को कि भाई आप चाणक्य का रहने तो आपको सोनीपत आपके लिए ये तो हाईकमान हर जगह कर रही है। फरीदाबाद में विजय प्रताप को छोड़ के हाईकमान ने कहा कि नहीं, अब भिवाड़ी में हाईकमान का यही है आदेश कि भाई श्रुति के बजाय वो हो, किरण चौधरी हो। अब हिसार में वो कुलदीप बिश्नोई के बजाय अगर वो उसको अपने पुत्र को कहते हैं तो नो डाउट वो तो है। तो ये तो है, जो मैंने कहा ना, संजय दत्त का नाम चला। अगर संजय दत्त करनाल में आते तो चुनाव में बहुत दिलचस्प और कुछ नतीजा उलट फेर भी हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से संजय दत्त को गंभीर बीमारी है इस वक्त। हाँ। और वो चुनाव में भागदौड़ नहीं कर सकते, बिल्कुल, अपने बीमारी की वजह से। और इसके अलावा राजनीति उनका पॉलिटिकल रहा भी नहीं खास, कुछ कभी भी नहीं रहा। नहीं, राजनीति में उनका रहा, उनकी प्रिया दत्त, उनकी, हाँ, उनकी बहन MP रही, प्रिया दत्त रही है, सुनील दत्त जी रहे हैं, और इवन नरगिस जी राज्यसभा की नॉमिनेटेड वो हाँ, थी। बट संजय का नहीं रहा कुछ। संजय को शुरू में अमर सिंह जी इनको लेके आए थे उत्तर प्रदेश में, सपा पार्टी, सपा से, हाँ, समाजवादी पार्टी। इलेक्शन की तो कोई बात नहीं, इनको जोड़ा गया, इनको रखा गया, लेकिन इन्होंने फिर उसको अपना कैरियर में बाधा समझ के फिर वापस ही लौट गए। तो अब क्या समझे, वीरेंद्र राठौर, वीरेंद्र मराठा? वीरेंद्र राठौर का है, वीरेंद्र राठौर का जी, करनाल में तो उनका है। मेन रीजन ये रहा कि वीरेंद्र मराठा तो कांग्रेस में है नहीं, एनसीपी में है अभी भी, और वैसे भी उनका जो ठहराव नहीं रहा इधर से, ये रीजन भी हो सकता है। बिल्कुल, मेन रीजन है। फिर एक चीज और है, वीरेंद्र राठौर के साथ में पक्ष में जाती है जो जी, राजपूतों वाला, क्षत्रियों वाला जो चल रही है सुब्बुघाट है भाई, कहीं वो नाराज है भाजपा से, कहीं जी, वो सारी बातें वो भी कैश करने के लिए हो ही ये रहा है कि भाई किसको कहाँ से टिकट, किस सीट किसको कहाँ से दी जाए, जी, वो भी कंसिडरेशन हो रही है। 2014 के बाद तो वोटर ने भी वोट इसी बात पे ही डिसाइड करना है। तो हम फाइनल मान के चलें कि 6 सीटें कांग्रेस की लगभग फाइनल हैं। रोहतक दीपेंद्र हुड्डा जी, सिरसा कुमारी सैलजा, बिल्कुल, अंबाला वरुण मुलाना जी, हिसार ब्रजेंद्र सिंह जी, सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी जी, और करनाल वीरेंद्र राठौर। जी, अब 3 बची सीटें, 3 सीटों पर 2 नाम हैं प्रमुखता से, जी, जी, भिवानी महेंद्रगढ़ राव दान सिंह / श्रुति या किरण चौधरी। हाँ, दोनों को लेकर चले, किरण चौधरी भी हो सकती है, श्रुति भी हो सकती है। तो भिवानी के लिए राव दान सिंह और उनके मुकाबले दूसरे जो नाम है किरण चौधरी या श्रुति।
गुरुग्राम के लिए राज बब्बर या कैप्टन अजय यादव, जी जी फरीदाबाद के लिए करण सिंह दलाल या महेंद्र प्रताप सिंह। जी। तो ये नाम वो हैं जिन पर संभवतः, मैं तो आपको पहले ही बताता रहा हूं, मैंने अपने कई वीडियोस किए हैं जिसके अंदर मैंने इन्हीं नामों पर बात की है। सुरजेवाला जी का भी यही मत है कि यही नाम हो सकते हैं, इन्हीं पर मोहर लगेगी। उम्मीद है कि 27 तारीख को अब कांग्रेस की सूची आए। जी हाँ जी। कुछ 26 कह रहे हैं, कुछ 25 कह रहे हैं, कुछ 27 कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अब डेट तो कोई देनी चाहिए नहीं, जब कोई आएगी तारीख तब आ नहीं। जाएगी। 29 तक 29 तक आ जाएगी, ये जरूर है, 29 तक आ जाएगी। नॉमिनेशन का है ये समय। जी, नॉमिनेशन समय तभी शुरू होगा, 6 मई तक है। 6 मई तक है डेट है, खूब लंबा टाइम है वो भी। और आखिरी दिन तक भी टिकटों में अदला बदली होती रहती जी, रही जी, जी, है। उससे बेहतर तो है कि भी एक बार में आ जाए। एक बार में फाइनल है तो ये सूची आ जाएगी। आपको क्या लगता है जो नाम हमने बताए, आप इनसे कितने सहमत हैं या असहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आगे आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, क्या माहौल है, क्या कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या हो सकता है। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।